क्रूअल हस्बैंड एपिसोड 1 राइटर बाय वर्ड एटिकेट। इस स्टोरी की राइटर मिस वर्ड एटिकेट है। इन्होंने खुद अपनी स्टोरी मुझे यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करने के लिए कहा है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनसान इलाका जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। अचानक एक आदमी उस सन्नाटे को चीरते हुए वहाँ आ पहुँचा। उस आदमी के पीछे पीछे और भी लोग आ गए जिन्होंने इस वक्त काले कपड़े पहने थे, जिससे मालूम चल रहा था कि वे किसी के बॉडीगार्ड हो। सभी बॉडीगार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। कुछ ही देर में सन्नाटे को चीरते हुए एक BMW आ खड़ी हुई, जिसे देख उस आदमी की सांस तेज तेज चलने लगी। शायद उसका आखिरी समय आ गया था। जैसे ही कार में से किसी के पैर निकले, उस आदमी ने अपना दम तोड़ दिया। बॉस, ही इज डेड। वह हंसते हुए कहा, मेरा डर ही लोगों की जान ले लेगा। मुझे इसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। अगर इसकी फैमिली में कोई है तो उसे मेरे बंगलो लेकर आओ, और हाँ, इसकी लाश जंगल में फेंक दो। इतना बोल वह कार में बैठ वहाँ से निकल गया। बॉस इज़ वेरी डेंजरस, संभल के रहना होगा। इतना बोल सबने मिलकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। एक अंधेरे कमरे में लड़की डैडी डैडी बोलकर रोए जा रही थी, लेकिन शायद उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उतने में उसके घर का डोर किसी ने ओपन कर दिया। डोर ओपन की आवाज़ सुन वह जल्दी से खड़ी होकर कमरे से बाहर आ गई। शायद उसके डैडी आ गए। वह जैसे ही हॉल में आई, अपने सामने किसी अनजान लड़के को देख उसका रोना शुरू हो गया। लड़की को रोता देख सैम का दिमाग खराब हो गया। उसने बिना सोचे समझे उस लड़की को एक थप्पड़ लगा दिया। सैम के थप्पड़ मारते ही वह लड़की और जोर जोर से रोने लगी। ए लड़की, चुप हो जा, वरना एक और थप्पड़ दूंगा। अंकल, आप मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। इतना बोल उसने अपना अंगूठा मुंह में ले लिया। उस लड़की के ऐसा करते ही सैम का पारा हाई हो गया। सैम ने उस लड़की के बालों को पकड़ ऊपर उठा दिया और बिना रुके थप्पड़ मारने लगा। सैम के लगातार थप्पड़ मारने से वह लड़की बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही सैम ने उसे जमीन पर पटक दिया और अपने आदमियों को कुछ इशारा कर बाहर निकल गया। सैम के जाते ही उसके आदमियों ने एक नज़र उस लड़की को देखा, फिर उसे उठा के बाहर निकल गए। सैम का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था, इसलिए वह अपने कार ले बाहर चला गया। अक्सर जब भी सैम परेशान होता या गुस्से में होता तो वह बार में आ जाया करता था। सैम जैसे ही बार में एंटर हुआ कि किसी ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके गर्दन पर बाइट कर लिया। सैम बेबी, कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, इतना देर कहाँ लगा दी? चलो अब अपना काम करते हैं। इतना बोल वह लड़की सैम को लेकर बार के कॉर्नर में चली गई, जहाँ इक्का दुक्का ही लोग बैठे थे। चेयर पर बैठते ही सैम ने उस लड़की की जीभ खोल दी और उसके कॉलर बोन पर किस करने लगा, जैसे उसे इसी की तलब हो। वह लड़की भी सैम का पूरा पूरा साथ दे रही थी, जिससे सैम की चाहत बढ़ते जा रही थी। अब सैम उसके गर्दन पर बाइट करने लगा, जिससे उस लड़की की आह निकल गई, लेकिन इससे सैम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यार देखना, कितनी मासूम बच्ची है, पता नहीं बॉस ने इसे थप्पड़ क्यों मार दिया। उस बॉडीगार्ड की बात सुन उसके साइड वाला बॉडीगार्ड बोला, बेटा ये मासूम है इसलिए थप्पड़ मारा, अगर थोड़ी और मासूमियत दिखाती ना तो जान से जाती। उसकी बातें सुन वह कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और चुपचाप अपने सामने बेहोश पड़ी लड़की को देखने लगा, जो बहुत मासूम थी। मिहिर को उस लड़की की तरफ ऐसे देखता देख राजा ने उसके कंधे पर हाथ रख ना में मुंडी हिला दी, जिसे देख मिहिर ने अपनी नज़र उस लड़की से हटा ली। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से बंगले के आगे रुकी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत था।
जैसे ही गार्ड ने गाड़ी देखी तुरंत दरवाज़ा खोला, एक साइड खड़ा हो गया। डोर ओपन होते ही उनकी गाड़ी अंदर के तरफ बढ़ गई। अंदर जाते ही मिहिर ने उस लड़की को अपने गोद में उठा लिया और बंगले के अंदर बढ़ गया, जो सैम का था। राजा भाई, डॉक्टर को फ़ोन कर बुला ले, मैं इसे गेस्ट रूम में लेकर जाता हूँ। इतना बोलकर मिहिर उसे लेकर गेस्ट रूम के तरफ बढ़ गया। वहीं बार में सैम उस लड़की को चूमे जा रहा था। अब लोग भी धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, जिससे महसूस कर सीना, जी हाँ, इस लड़की का नाम है सीना, ने सैम को रोक दिया और अंदर चलने का इशारा कर वहाँ से खड़ी हो गई। सीना के ऐसे रोकने से सैम का मूड खराब हो गया, लेकिन वह अंदर जाकर सीना से इसका हिसाब करेगा, ये सोच वह सीना के पीछे पीछे अंदर चला गया। जैसे ही सैम अंदर गया, उसने देखा कि सीना अपने कपड़े उतार रही है। यह देख सैम की आंखें चमक गई। बिना देरी किए सैम उसके तरफ लपक गया और उसे किस करने लगा। ऐसे ही दोनों कब दूसरी दुनिया में चले गए, किसी को पता ही ना चला। आधे घंटे के बाद डॉक्टर की एंट्री हुई। बिना समय गवाए राजा उन्हें लेकर गेस्ट रूम में चला गया, जहां उस लड़की को रखा गया था। डॉक्टर भी जल्दी से अपना काम करने लगे। थोड़ी बहुत चेकअप के बाद उन्हें कुछ दवाई लिखी और राजा के हाथों में थमा दी। पर्ची ले राजा भी जल्दी से चला गया और मिहिर को उसका ध्यान रखने को बोल गया। डॉक्टर भी अपना बैग ले बाहर निकल गए। अब उस कमरे में सिर्फ मिहिर और वह लड़की थी। मिहिर ने एसी का टेम्परेचर नॉर्मल किया और कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि वह जब भी इस लड़की को देखता है तो उसका दिल गवाही नहीं देता कि वह इसके साथ कुछ बुरा होने दे, और वह सैम के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। एक छोटा सा घर जो दिखने में ठीक ठाक था, उसकी ज़रूरत की चीज़ें तो मिल सकती थी, लेकिन अमीरों वाली चौचले नहीं। उसी घर के बाहर एक लड़की मिट्टी के सने हाथों से जमीन पर कुछ कर रही थी, जिससे जमीन साफ दिखे। वह अभी अपना काम कर ही रही थी कि किसी ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए और एक झटके से खड़ा कर दिया। अचानक से ऐसा करने से वह लड़की डर से छटपटाने लगी, लेकिन सामने वाला पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों रे साली, हमको तेवर दिखाती है, जानती नहीं क्या हमको? एक तो तेरा बाप किसी काम का नहीं और एक तेरी जवानी, साला कायल करके रखा है। कब से बोल रहा हूँ मेरे पास आ जा, लेकिन नहीं, इसे तो जोर जबरदस्ती पसंद है। इतना बोल वह आदमी उसे खींच कर ले जाने लगा। उस आदमी के ऐसा करने से लड़की और तेज तेज रोने लगी, जिसे सुन उसकी माँ जो घर में काम कर रही थी वह बाहर निकल आई। जैसे ही उसने अपनी बेटी की हालत देखी, वह भागकर उसके तरफ बढ़ गई और उस आदमी के आगे हाथ जोड़ दिए और ज़मीन पर बैठ गई। मालिक, ऐसा ना करो, मेरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर कौन इसे ब्याह के ले जाएगा? ना मालिक, ना। उसकी बातें सुन शमशेर, गांव के सरपंच का बेटा और अमीरों में पहले नंबर पर आता था इसका परिवार, उसे लात मार के हटा दिया, लेकिन उस औरत ने फिर से उसके पैर पकड़ लिए ताकि वह जा ना सके। अपनी माँ की ऐसी हालत देख उस लड़की के आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब थे। अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनका दाना पानी ही उड़ जाएगा। देख लीला, तेरी बेटी मेरी है, मैं इसे ब्याह करूँगा, तू टेंशन काहे ले रही है? चल अब जाने दे मेरे को। मालिक, बस आज के दिन मेरी बेटी को मेरे पास रहने दो, कल ले जाना, मैं थारे को कुछ ना कहूँगी। लीला की बात सुन शमशेर ने उसका हाथ छोड़ दिया और वार्निंग दे गया कि चाहे जो हो जाए, कल वह उसकी लड़की ले जाएगा। शमशेर के जाते ही लीला ने जिया को अपने गले से लगा लिया। बेशक लीला गांव की रहने वाली थी, लेकिन वह अपनी बेटी को बेटे की तरह मानती थी, जहां लोगों के लिए बेटा ही सब कुछ होता है।
ना लाडो ना, तू क्यों रो रही है? मैं तेरी शादी उससे नहीं होने दूंगी। तू टेंशन मत ले, शाम को मैं तेरे को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। इतना बोल लीला जिया को लेकर घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जाते ही लीला ने दरवाज़ा लगा दिया जो लकड़ी का बना था। लाडो जल्दी जल्दी सामान बांध, रात को हम यहाँ से निकल जाएंगे। इतना बोल लीला भी अपना सामान बांधने लगी। लेकिन लीला की बात सुन जिया के हाथ रुक गए। उसने एक नज़र लीला को देखा और लंबी सांस ली। माँ, क्या हम बाबा को छोड़कर चले जाएंगे? जिया का सवाल सुन लीला के हाथ भी रुक गए, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं और कुछ सामान लेने चली गई। लीला की चुप्पी देख जिया भी उसके पीछे चल दी और फिर से सवाल करने लगी, जिससे लीला तंग आ गई। लाडो बस कर, क्या बाबा बाबा लगा के रखा है? जानती क्या है तू उस इंसान के बारे में जिसे तू अपने साथ ले जाने की बात कर रही है ना? वही इन सब का जिम्मेदार है। अरे बाप के नाम पर कलंक है। उसी ने तुझे शमशेर के हाथों बेच दिया है। इतना बोल लीला जमीन पर बैठ रोने लगी। अपने बाबा की कहानी सुन जिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई सगा बाप अपनी बेटी को बेच सकता है, क्योंकि वह लड़के के जगह पैदा हो गई। दिनों सालों से दबा हुआ राज आज लीला ने जिया को बता ही दिया। जिसे जिया अपना भगवान समझती थी, वही उसकी जिंदगी में ग्रहण लगा चुका था। अब तू कोई सवाल नहीं पूछेगी, चल जल्दी से कर, अब रात होने वाली है। किसी भी वक्त तेरा बाप आता ही होगा। उसके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना है। इतना बोल लीला वापस अपने सामान बांधने लगी। दूसरी तरफ आधे घंटे के बाद उस लड़की की आंखें फड़फड़ाने लगी, जिसका मतलब साफ था कि उसे होश आने लगा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे सब धुंधला दिखाई देने लगा, जिससे उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। लेकिन 2 मिनट बाद उसे सब साफ साफ दिखाई देने लगा। जैसे ही उसकी नज़र कमरे के चारों तरफ गई, वह डर के बैठ गई। उसे धीरे धीरे सब याद आने लगा कि कैसे किसी लड़के ने उसे बहुत सारे थप्पड़ मारे थे। उसने कितना बोला था कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो हल्का हल्का उजाला हो रहा था, मतलब सुबह होने वाली थी। वह बेड से खड़ी हो खिड़की के पास चली गई और बाहर का नज़ारा देखने लगी। वहाँ से बहुत प्यारा व्यू दिखाई दे रहा था। ओह, कितना प्यारा व्यू है। यहाँ से तो सब छोटे छोटे दिखते होंगे। क्या मेरे पापा में इन सब में होंगे? जैसे ही उसके मुंह से पापा निकला, उसे याद आया कि वह अपने पापा से तो मिली ही नहीं है। क्या उसके पापा नीहू माही को छोड़कर चले गए? माही ये सोचकर रोने लगी। उसके पापा उसे छोड़कर चले गए। अब उसे व्यू भी प्यारा नहीं लग रहा था, ना इसे देखने का मन कर रहा था, इसलिए वह वापस अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। उधर बार रूम में जैसे ही सैम की आंखें खुली, उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर जा टिकी जिसके साथ वह अक्सर रात बिताया करता था, लेकिन आज तक उसे प्यार नहीं कर पाया था। बिना ज़्यादा सोचे सैम बेड से अपने शर्ट उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। अब सैम का नशा पूरी तरह से उतर चुका था, जिस वजह से उसके सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन वह घर आकर ही इसका इलाज करेगा, ये सोच वह गाड़ी में बैठा अपने बंगले के लिए निकल गया। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद सैम अपने बंगले पहुंच गया। सैम ने कार की चाबी गाड़ी के तरफ उलझा दिया और घर के अंदर चला गया। उसने सबसे पहले किचन में जाकर अपने लिए नींबू पानी बनाया और ग्लास लेकर अपने कमरे के तरफ बढ़ गया। सैम जैसे ही कमरे के पास पहुंचा, उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो रोने की आवाज़ उसके बगल वाले कमरे से ही आ रही थी। बिना वक्त गंवाए वह उस कमरे के तरफ बढ़ गया। उसने धीरे से डोर ओपन किया तो उसे एक लड़की नज़र आई, जिसकी पीठ सैम की तरफ थी। शायद वह लड़की रो रही थी।
सैम बिना आवाज़ किए कमरे के अंदर घुस गया और उस लड़की को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की का चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था। ये लड़की, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? किसी लड़की की आवाज़ सुन माही की सांसें ही अटक गई और डरते डरते पीछे मुड़ी, लेकिन उसने जैसे ही सैम का चेहरा देखा उसे कल की सारी बातें याद आ गई, जिससे उसका शरीर कांपने लगा। आदत से मजबूर माही ने अपना अंगूठा अपने मुंह में डाल लिया और रोने लगी। जैसे ही सैम की नज़र माही के हरकतों पर गई, उसका पारा फिर से हाई हो गया। तुम तो उसी धोखेबाज शेखर की बेटी हो। लगता है कल का सबक कम पड़ गया। रुको, अभी पूरा कर देता हूँ ताकि ये गलती फिर से ना कर सको। माही दिमाग से अभी भी बच्ची थी, जिस वजह से उसे अच्छे और बुरे की समझ अभी तक नहीं थी। सैम को अपने तरफ गुस्से से बढ़ता देख माही की सांसें फूलने लगी, जिससे उसे चक्कर आने लगे। जैसे ही माही गिरने को हुई कि सैम ने जल्दी से आगे बढ़ के उसे अपनी बाहों में थाम लिया। क्या मैं इतना गंदा दिखता हूँ जो ये लड़की बेहोश हो गई? इतना बोल सैम ने माही को बेड पर सुला दिया और अपने कमरे के तरफ बढ़ गया। कमरे में जाते ही सैम ने सबसे पहले शॉवर लिया और रेडी हो वापस माही के कमरे में आ गया, जो इस वक्त बेहोश थी। उधर गांव में लीला ने जैसे ही अपने पति के आने की आवाज़ सुनी तो उसके चेहरे पर डर आ गया, लेकिन उसने जल्दी से छुपा लिया और सारा सामान छुपा दिया ताकि वह देख ना ले। झूम बराबर झूम शराबी झूम बोलते हुए देवनाथ अंदर आ गया, लेकिन घर में अंधेरा देख वह गिरते पड़ते एक कोने में जाकर सो गया। थोड़ी ही देर में पूरे घर में खर्राटे की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसका मतलब साफ था कि देवनाथ सो गया है। लाडो, उठ जल्दी, वरना ये शराबी फिर से जाग जाएगा और हमें जाने नहीं देगा। जिया, जो हल्की नींद में जा चुकी थी, अपनी माँ की आवाज़ सुन उठ के बैठ गई। जिया ने जल्दी से अपना सामान और घर में रखे हुए सारे पैसे लिए और जिया को लेकर घर से निकल गई। दोनों ने अपने चेहरे पर दुपट्टा लपेट रखा था ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। चलते चलते दोनों बस स्टैंड पर आ पहुंची, जहां लोग मुंबई के लिए बस पकड़ रहे थे। लीला ने भी बिना देरी किए सारा सामान अंदर रखा और जिया को अंदर भेज दिया। जिया जो सामान लेकर अंदर के तरफ बढ़ रही थी कि इतने में बस चल पड़ी, जिसका अंदाज़ा अभी तक जिया को भी नहीं था। लेकिन जैसे ही जिया ने महसूस किया कि लीला उसके साथ नहीं है, उसने तुरंत बस ड्राइवर को आवाज़ लगा दी ताकि वह बस रोक दे। भाया, जल्दी बस रोके, मेरी माँ नीचे रह गई है। जिया की बात सुनने के बाद भी ड्राइवर ने बस नहीं रोका, क्योंकि इस गांव में ज़्यादा बस नहीं रुकती थी, वरना सबको मौत के घाट उतार दिया जाता था। बस कंडक्टर को अपनी बात न मानता देख जिया का रोना शुरू हो गया, लेकिन बस में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी हेल्प करता। सबने इस गांव के बारे में सुना था, इसलिए किसी ने भी जिया का साथ नहीं दिया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहे। जाने कब तक जिया रोती रही और जब उसके आंसू सूख गए तो वह वहां पड़ी खाली सीट पर बैठ गई और अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। लीला वापस अपने घर की तरफ बढ़ गई ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो, जिसका मतलब साफ था कि लीला जानबूझकर बस में नहीं चढ़ी थी। लीला पूरे रास्ते सोचती हुई जा रही थी कि अब उसकी लाडो को मुसीबत से बाहर निकल चुकी है। अब उसे कोई भी ज़बरदस्ती शादी नहीं करेगा, ना ही उसे घटिया आदमी से शादी करनी पड़ेगी। आज मेरी लाडो इस घटिया सोच वाले लोगों से बहुत दूर जा चुकी है। भगवान उसकी मदद करना और मेरी बच्ची पर कोई भी मुसीबत मत आने देना। उधर सैम का घर। थोड़ी ही देर में पूरी तरह सुबह हो गई। माही को भी धीरे धीरे होश आने लगा, जिसे देख सैम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गया।
उसने अपने कदम माही के तरफ बढ़ा दिए और उसके साइड जाकर खड़ा हो गया। माही जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सैम को देखा वह एक झटके में उठ के बैठ गई। माही का ऐसा रिएक्शन देख सैम जोर से हंस दिया, जिससे माही का फिर से रोना स्टार्ट हो गया। फिर से माही को रोता देख सैम ने आगे बढ़कर उसे बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। माही बस रोए जा रही थी और सैम उसे देखे जा रहा था। रोते हुए माही बहुत क्यूट लग रही थी, जिसे देख सैम ने आगे बढ़ उसके गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। सैम ने माही को इतना जोर से बाइट किया था कि माही के मुंह से चीख निकल गई। माही की चीख सुन सैम ने फिर से बाइट कर लिया, जिसकी वजह से बाइट वाली जगह से खून निकलने लगा। सैम ने अपनी एक फिंगर से उसके खून को साफ किया और अपना हाथ माही के आगे कर दिया। माही ने जैसे ही सैम के उंगली पर अपना खून देखा तो उसका रोना फिर से शुरू हो गया, लेकिन इस बार माही पहले से ज़्यादा तेज रो रही थी, जिसकी आवाज़ मिहिर और राजा के कमरे तक जा रही थी। राजा जो अपने घोड़े बेचकर सोया था कि अचानक से किसी के रोने की आवाज़ सुन उठ के बैठ गया। इस वक्त कौन रो रहा है, इतना बोल वह अपने कमरे से बाहर निकल गया और आवाज़ का पीछा करने लगा जो माही के कमरे से आ रही थी। जैसे ही राजा माही के कमरे के पास पहुंचा, कमरे को बंद देख उसने जल्दी से डोर ओपन कर दिया और अंदर चला गया, लेकिन अंदर का नज़ारा देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जो किसी भी समय बाहर आने को थी। वह जल्दी से पीछे मुड़ के कमरे से बाहर चला गया। आह, बच गया, पता नहीं इस आदमी को क्या हो गया, इसने तो उस मासूम को भी नहीं छोड़ा। इतना बोल वह अपने कमरे में वापस चला गया। इस वक्त सैम माही के कॉलर बोन पर किस कर रहा था और माही बस रोए जा रही थी, जिसका असर शायद सैम पर भी नहीं हो रहा था। माही जितना रोए जा रही थी, सैम उतना ही आगे बढ़ते जा रहा था, जिससे माही के शरीर कांपने लगा, लेकिन इन सब से सैम को कोई मतलब ही नहीं था। बेबी, तुम जितना रोती हो मैं उतना ही आगे बढ़ता रहूँगा, क्या पता आज हमारे बीच वह सब हो जाए। इतना बोल सैम उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया। माही जो बस रोते जा रही थी, लेकिन जैसे उसने सैम की बातें सुनी उसने तुरंत अपने आंसू साफ कर लिए और सैम को अपने आप से दूर करने लगी। माही के दूर करने से सैम ने कुछ नहीं किया और चुपचाप उससे अलग हो गया और एकटक माही के चेहरे को देखने लगा, जो इस वक्त पूरा लाल हो चुका था। अचानक ही सैम ने माही को अपने गोद में उठा लिया और वॉशरूम के तरफ बढ़ गया। सैम के अचानक ऐसे रिएक्शन से माही की आंखें शॉक्ड से बड़ी हो गई और एकटक सैम को देखने लगी, जो इस वक्त बहुत हैंडसम दिख रहा था। बेशक माही बहुत बार सैम के पास आई थी, लेकिन उसने सैम को इतना गौर से नहीं देखा था या शायद ध्यान ही नहीं दिया था। सैम के फेस फीचर बहुत शार्प थे, जो उसके चेहरे को बहुत ही हैंडसम बना रहे थे। बेबी, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रही तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। इतना बोल सैम ने अपनी एक आंख दबा दी और बाथरूम का डोर ओपन कर माहिर को अंदर भेज दिया। माही के अंदर जाते ही जल्दी से डोर लॉक कर लिया ताकि सैम अंदर ना आ सके। वहीं सैम बाहर माही के बिस्तर पर लेटा किसी गहरी सोच में गुम था। शायद सैम कुछ बड़ा करने वाला था, जो कि किसी को भी नहीं पता। आखिर क्या करने का सोच रहा है सैम? ऐसा भी क्या हुआ कि सैम माही के प्रति इतना सॉफ्ट हो गया? आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।